तो लास्ट क्लास में मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे कि अगर कोई पार्टिकल इनिशियल स्पीड u और एक्सेलरेशन a से स्टार्ट करे चलना, तो जो इस वेलोसिटी था v इक्वल टू 3 इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन था डेल्टा x अगर x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2a डेल्टा x। दो इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन से, तीसरा इक्वेशन क्या था, स्केलर इक्वेशन था। इतनी बातें हम लोग सीख चुके थे पिछले क्लास में ना। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि ये जो इक्वेशन है कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दो ही पाथ पॉसिबल ही होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो पाथ होता है, पाथ इज आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दो ही पाथ पॉसिबल है, आइदर पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन और पार्टिकल विल मूव अलोंग पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। मोशन इन वन डायमेंशन मींस मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये जो इक्वेशन जो वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, वो पैराबोलिक पाथ में भी वैलिड होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ये फॉर्म इक्वेशन लगेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों इक्वेशन वेदर पाथ इज स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ये लगता ही लगता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें कि और क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है, तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। तो ए टी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए टी वेक्टर ऐसे चलेगा। ठीक है, u और a के बीच अगर थीटा एंगल है तो वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, t टाइम बाद, ये हो जाएगा ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टरली वेक्टर इक्वेशन है। हाँ, अगर ये एक ही डायरेक्शन में है, अगर वन डायमेंशनल मोशन है स्ट्रेट लाइन, तो u और ए टी क्या होंगे, u और ए टी या तो प्लस ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि u और a सेम डायरेक्शन में तो प्लस ए टी, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, माइनस ए टी होगा। तो ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तभी ये इक्वेशन लगता है। दिस इक्वेशन इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा, जबकि u और a के बीच कितना एंगल होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तब पाथ क्या होगा, तब पाथ क्या होता है, तब पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और कोई और एंगल होगा, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन के बीच अगर कोई और एंगल थीटा होता है तो पाथ क्या होता है, पाथ होता है पैराबोलिक। इंपॉर्टेंट बात है ये, थीटा 0 डिग्री हो या थीटा 180 डिग्री हो, दोनों के दोनों केस में क्या होता है, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है ना। u और a के बीच 180 डिग्री हो तो भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और u और a के बीच कुछ और एंगल हो 180 या 0 के अलावा, तब पाथ क्या होता है, पैराबोलिक। जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये बात एकदम ध्यान से बेटा दिमाग में फिट कर लीजिए कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन देयर आर ओनली टू पाथ पॉसिबल, दैट इज स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, मींस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a के बीच सेम डायरेक्शन अगर दोनों होंगे स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज पैराबोलिक। और ये वाला जो इक्वेशन है ये डेल्टा x, हम लोग अगर x डायरेक्शन की बात करेंगे, अदरवाइज ये इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यू टी वेक्टर और ये हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब यू टी स्क्वायर में, यू टी में हाफ ए टी स्क्वायर जोड़ देते तो हमको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर मिल जाता है। और जब हम लोग बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की या वन डायमेंशनल मोशन की, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होगा या डेल्टा वाई होगा या डेल्टा जेड होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात था ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देख लिए थे तीनों इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन अगर एक्स डायरेक्शन मोशन होगा तो हम लोग क्या कर लिखते हैं, इसको डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट अगर आप नोट करना चाहें तो ये आप डायग्राम नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो u स्पीड से स्टार्ट किया चलना। ठीक है, डी डिस्टेंस चलने पे इसका स्पीड क्या हो गया, v हो गया। तो पूछते हैं कि ये हाफ पॉइंट पे इसका स्पीड क्या होगा, मिड पॉइंट पे, व्हाट इज स्पीड एट मिड पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। या ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है, ठीक है,
वो किसी एक्सेलरेटेड ट्रेन है ना, एक्सेलरेट कर रहा है ट्रेन ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो जब ये इसका जो इंजन होता है वो किसी पोल को, ये मान लीजिए कोई पोल है ना, किनारे कोई पोल है, इंजन जो है पोल को u स्पीड से पार करता है, एक्सेलरेटेड ट्रेन है, और इसका जो लास्ट जो पॉइंट है ना, फ्रंट पॉइंट u स्पीड से पार करता है, और जो एंड पॉइंट है जब गुजरता है पॉइंट ए का स्पीड u है, और जब ट्रेन पास कर जाता है तो लास्ट पॉइंट का स्पीड v होता है। तो पूछता है कि फाइंड स्पीड ऑफ द मिड ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हेन इट्स मिड पॉइंट इज पासिंग द पोल। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ए ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग व्हेन इट पासेस द पोल, इट्स स्पीड इज व्हेन इट्स फ्रंट point is passing the pole, the speed of train is u. When its end point passes the pole, the speed is v. Then find the speed of train when its mid point passes the pole. सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसा हो कि एक कार है, एक्सेलरेट करता है, तो d डिस्टेंस बाद इसका स्पीड v हो जाता है, तो जब d/2 पे होगा तो क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ कितना है, मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ l है, ठीक है। तो अभी स्पीड u है, तो जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड v हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन लगाएंगे? v² = u² प्लस 2al। तो क्वेश्चन में क्या करा है, जब मिड पॉइंट पार कर रहे हैं, तो जब मिड पॉइंट पार करेगा तो ट्रेन कितना चला होगा? l/2। तो हम लोग क्या, हमें तो v डैश निकालना है, तो v' = क्या लिखेंगे? v' लिखेंगे u² प्लस 2a इंटू l/2। तो उठा के वैल्यू रख दीजिए, तो v' क्या हो जाएगा? u² प्लस 2al का वैल्यू, 2al का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो 2al यहाँ से कितना हो जाएगा? पहले इक्वेशन से क्या हो जाएगा? v² माइनस u² डिवाइड बाई 2 है तो 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया v' = आ गया u² प्लस v²/2। सो v डैश का वैल्यू क्या हो गया? √u² प्लस v²/2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। एक और कंसेप्ट आपको बताते हैं, स्टॉपिंग टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। नहीं, ये सिंपल कंसेप्ट है, स्टॉपिंग टाइम एंड डिस्टेंस। जनरली नीट वगैरह में छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं ना, क्या जेईई मेन में भी आ सकता है ना, हल्का क्वेश्चन कि कोई कार चल रहा है ना, और इसको ब्रेक लगाते हैं, तो अगर कार u स्पीड से चलता है, इसको ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन होगा। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो कुछ टाइम में रुकता है और कुछ डिस्टेंस रुकते रुकते ये कवर करता है, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो u है, तो फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं रुकते रुकते स्टॉपिंग डिस्टेंस d है, और टाइम कितना लग गया? t लग गया। तो टाइम कैसे निकलेगा? v = u - at से, दैट इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ गया? u/a आ गया। मतलब कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतने कम टाइम में रुकेगा, ठीक। और डिस्टेंस वाली बात जहाँ तक है तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, जहाँ भी डिस्टेंस आए तो थर्ड इक्वेशन, जहाँ टाइम आए फर्स्ट इक्वेशन। तो v = u² - 2ad ना, या s, चलिए s डिस्टेंस ले लेते हैं, तो 2as दैट इक्वल्स टू 0। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? u²/2a। इसका मतलब s इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो टाइम भी 1/a के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस भी, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? u² के। और टाइम किसके प्रोपोर्शनल है? u के। जितना ज़्यादा तेज कार चलेगा, फॉर सेम रिटार्डेशन, अगर रिटार्डेशन सेम रहता है, रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर सेम रहता है तो टाइम स्पीड के प्रोपोर्शनल, और इन फॉर सेम स्पीड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मतलब u/a, u के प्रोपोर्शनल a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस भी ऐसा, जैसे कहें कि एक कार चल रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है, एक गाड़ी चल रहा है u स्पीड से, ठीक है, और ब्रेक लगाए तो कुछ दूर में रिटार्डेशन a प्रोड्यूस हुआ, कुछ देर में रुक गया, जाके कुछ दूरी में रुक गया। तो पूछे कि अगर स्पीड को डबल कर दें, u को 2u कर दें, ठीक है, और रिटार्डेशन सेम रहे, रिटार्डेशन सेम रहे,
ठीक है, रिटार्डेशन सेम रहे, तो एस क्या होगा, तो डिस्टेंस डबल कर देंगे तो स्पीड डबल कर देंगे तो डिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। तो अगर पहले एस था, ठीक है, पहले S1 था, तो अब कहाँ कितने दूरी में, अगर S2 में रुकेगा तो अगर U से 2U कर देंगे तो डिस्टेंस S1 से क्या हो जाएगा, 4S1 हो जाएगा, मीन्स S से क्या हो जाएगा, 4S हो जाएगा। या क्वेश्चन अगर दूसरे टाइप से पूछें, यहाँ पे रिटार्डेशन ना देके दे दे फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स रिमेन द सेम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे कि एक कार है, सुनिएगा ध्यान से, एक कार है, ये चल रहा है U स्पीड से ना, मान लेते हैं कि ये 100 kg का कोई कार है, U स्पीड से चल रहा है, ठीक। और जब ब्रेक लगाए तो गाड़ी जो है सर्टेन डिस्टेंस, मान लेते हैं कि 20 मीटर जाके रुक गया। कितना डिस्टेंस, 20 मीटर। अब कह रहा है कि एक दूसरी गाड़ी है, वो 200 kg की है, ठीक है। अब कह रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स इज सेम, रिटार्डिंग फोर्स इज सेम और स्पीड वही है u, देन फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, समझ में आया क्वेश्चन। स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या है कि 100 kg कार इज मूविंग विथ स्पीड u, या 10 मीटर पर सेकेंड चलिए, एंड इट इज a brake is applied and it is stopped by within distance 20 meter, and car stops by moving distance 20 meter. Another car of mass 200 kg moving same speed 10 meter per second and also brake is applied, retarding force is same, then find stopping distance of 200 kg car. कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/a के एक्सेलरेशन, और हमें पता है कि यहाँ पे अगर फोर्स F लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स F लगता है, तो यहाँ पे फोर्स सेम है, रिटार्डेशन सेम नहीं दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर रिटार्डेशन सेम होता तो तब तो हमारा आंसर क्या होता, स्पीड सेम है, रिटार्डेशन सेम है, तब तो सेम डिस्टेंस करते। लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ना, F इक्वल टू ma। तो जो रिटार्डेशन A प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, वो F/m के आएगा। और हम जानते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ये क्या था, ये u²/2a था। इसका मतलब कि S जो प्रोपोर्शनल है 1/a के है, और A किसके प्रोपोर्शनल है, 1/m के, तो S किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, S m के प्रोपोर्शनल, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे सेम दिया हुआ है दोनों का। इसका मतलब है कि इस बार जो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आ गया, मास के। इसका मतलब है कि अगर 10 kg वाला, इसका मतलब डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, S इज प्रोपोर्शनल टू a की जगह क्या लिख देंगे, तो m/f हो जाएगा, m/f हो जाएगा। या पूरा अगर लिखना चाहेंगे तो S इक्वल टू u²/2a लिख देंगे, और a की जगह क्या लिख देंगे, a की जगह u², और a की जगह क्या आ जाएगा, F/m। तो इस डिस्टेंस इज इक्वल टू u² F/m। u सेम है, फ्रिक्शन सेम है ना, तो स्टॉपिंग u²/a, तो u²/a, तो m/f आ गया। तो u सेम है, f सेम है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, s इज प्रोपोर्शनल टू m। सो मास डबल हो गया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, तो अगर m से 2m हो गया तो s से क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। दैट इज हाउ मच, 40 मीटर। पहले 20 मीटर में रुक रहा था, अब कितने में रुकेगा, 40 मीटर में। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसी में क्या होता कि 100 kg का कार है, 200 kg का कार है। ध्यान सुनिएगा, फोर्स सेम है, फ्रिक्शन फोर्स सेम दोनों पे लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स सेम दोनों पे लग रहा है। चलिए किसी वजह से जो टॉर्क है जो जनरेट किया कुछ रीजन से ना, मान लेते हैं कि सेम फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, या कोई पुल कर रहा है उसको, गाड़ी को, किसी मतलब फोर्स जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो सेम है,
तो पूछे कि अगर स्पीड को डबल कर दें और मास भी डबल कर दें तब क्या होता, तो स्पीड डबल कर देते, मास भी डबल कर देते तो क्या होता, और फोर्स सेम रहता, तब क्या होता, 4 × 2 तब 8 टाइम 8 गुना बढ़ जाता, तब क्या होता, तब आंसर आता कितना मीटर, तो 20 × 8 दैट इज 160 मीटर आता। तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन पे ही बेस्ड बता रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक जो है बस है और एक पैसेंजर है, ठीक। तो ये बस को ना, बस पे इसको चढ़ना है और बस डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो बस क्या करता है, t = 0 पे एक्सेलरेट करना शुरू करता है। बस स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, द बस स्टार्ट एक्सेलरेटिंग with acceleration a and passenger start running towards the bus to catch with constant speed u। मतलब कि बस एक्सेलरेट करना शुरू करता है, उसी समय ये उसको दौड़ता है पकड़ने के लिए कितने स्पीड से, u स्पीड से। बस के पास एक्सेलरेशन है और पैसेंजर के पास स्पीड है। देन प्रूव दैट ही कैन कैच द बस इफ u इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √2ad। ये प्रूव करना है कि ये पैसेंजर बस को तभी पकड़ पाएगा जब उसका स्पीड किससे ज़्यादा हो, √2ad से ज़्यादा हो, ठीक है। इसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके हम इसका आपको सोल्यूशन बताते हैं। तो ये कैसे करेंगे, अच्छा ये बताइए कि अगर ये सफिशिएंट स्पीड ना हो तो क्यों ये नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि बस के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। इसलिए बस का स्पीड बढ़ते जाएगा और वो लगातार क्या होगा, आगे उसका जब स्पीड ये सफिशिएंट स्पीड नहीं होगा तो बस उससे निश्चित ही आगे निकल जाएगा, ठीक है। या जैसे अगर आप ये समझिए, इसको अगर हम थोड़ा सा आपको ग्राफ से समझाएं, ग्राफिकल थोड़ा अभी डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर टाइम बिंग अगर हम लोग ग्राफ समझें और इसको समझें कि ये ओरिजिन है, x = 0 है, ठीक है। x = 0 है तो बस कितने दूरी पे पहले से खड़ा है, बस पहले से ही d डिस्टेंस पे खड़ा है। तो पोजीशन ऑफ बस क्या होगा, t टाइम में पहले से कितना है d, और प्लस क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट इज ½ ad²। दिस इज पोजीशन ऑफ बस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और पोजीशन ऑफ पैसेंजर एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ओरिजिन से ही चला है उसको 0 मान लिया हम लोग, सिंपली क्या हो जाएगा ut। और ये कैच तभी कर पाएगा जब दोनों का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि d + ½ ad² = ut मीन्स ad² - 2ut, 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड लेके चले आए और प्लस 2d = 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, वैसे ही जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसके रूट्स रियल तभी होते हैं जबकि डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac का वैल्यू क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है। उसी प्रकार से यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट मतलब टाइम, रूट इसका टाइम t है, t में क्वाड्रेटिक है, t² में इसके रूट रियल तभी आएंगे जबकि कोई टाइम ऐसा आए, रियल आए कि ये इसको कब पकड़ पाए, कैच कर पाए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस इक्वेशन का abc, ax² + bx + c। तो देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट, ये b हो गया, ये a हो गया, ये क्या हो गया c, तो b² मतलब ये हो गया, मतलब d डिस्क्रिमिनेंट का मतलब कि 4u का होल स्क्वायर माइनस b² - 4ac, तो a × c 8 × 2d × 4, तो क्या हो गया 8ad शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
सो यू स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2AD, इसको दाएं तरफ लेके जाए 4 कैंसिल हो गया 2 से, तो यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2AD, ये प्रूव हम लोग कर दिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम लोग इसका रूट रियल करके प्रूव कर दिए कि हाँ ये पॉसिबल तभी इस इक्वेशन का सच में कोई टाइम आएगा जबकि यू का वैल्यू, मतलब ये सच में इसको पकड़ पाएगा अगर यू का वैल्यू √2AD से ज्यादा हो। अब समझिए √2AD से ज्यादा होगा तो हम लोग क्वाड्रेटिक में जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो 2 रूट आते हैं, 2 रियल रूट आते हैं, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो केवल 1 रूट आता है। मतलब अगर u √2AD से बड़ा होगा तो टाइम का देखिए 2 वैल्यू आएगा, t1 और t2, मतलब 2 बार दोनों का पोजीशन सेम होगा। कैसे? कि अगर ये बहुत तेज दौड़ेगा, √2AD से ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा तो क्या होगा, ये इसको पकड़ लेगा और इस पे बस पे चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो क्या होगा बस से आगे निकल जाएगा। लेकिन बस के पास क्या है, एक्सेलरेशन, तो जीतेगा कौन, बस ही। तो यहाँ पे इक्वेशन को ये थोड़ी पता कि पैसेंजर है, बस इक्वेशन क्या कर रहा है, बस कंपेयर कर रहा है, वो बता रहा है कि दोनों का पोजीशन सेम हो रहा है इस इक्वेशन से। तो सेम इस √2AD से ज्यादा होने पे 2 बार दोनों का पोजीशन सेम होगा, एक बार पैसेंजर बस को पीछे छोड़ेगा, फिर दूसरी बार बस पैसेंजर को पीछे छोड़ेगा, मतलब दोनों का पोजीशन 2 बार सेम होगा, दोनों सेम पोजीशन पे 2 बार आएंगे। ठीक है, √2AD से ज्यादा चलेगा तो 2 बार दोनों का, और √2AD के ठीक इक्वल होगा तो इसका मतलब टाइम का एक ही वैल्यू आएगा, जस्ट बस को टच कर पाएगा। अगर √2AD से चलेगा मतलब u का वैल्यू अगर √2AD के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब टाइम का एक ही वैल्यू आएगा। टाइम का एक ही वैल्यू का मतलब कि ये जस्ट इसको पकड़ पाएगा, और अगर चढ़ गया तो ठीक है, नहीं तो बस आगे निकल जाएगा। इस बात को हम ग्राफ से देखिए कैसे समझते हैं, इसी ग्राफ बनाइए जरा। तो हम कहते हैं कि जो बस का है तो वो तो क्या है, बस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला ना, d + ½ x = a + bx स्क्वायर। और पैसेंजर का देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पोजीशन ऑफ बस। पैसेंजर देखिए 3 स्थिति होगा, अगर u √2AD से छोटा होगा तो कभी कैच कर ही नहीं पाएगा, टाइम रियल रूट आएगा ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पकड़ ही नहीं पाएगा, कभी दोनों का पोजीशन सेम होगा ही नहीं। और √2AD के बराबर का देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे ut मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू t, x यहाँ पे y एक्सिस पे है, t मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये तो पैराबोला क्योंकि एक्सेलरेटेड है, t², यहाँ t² है, पैराबोला है, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, मतलब ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, y = mx। ठीक, अच्छा देखिए √2AD के बराबर क्या होगा, एक ही बार पोजीशन सेम होगा, देखिए ध्यान से। तो ये कब है, जब स्पीड कितने की इक्वल है, √2AD। और अदरवाइज ये ग्राफ कब बनेगा, 2 टाइम आएगा, ये ग्राफ कब बनेगा, तीसरा वाला थोड़ा इसको सही से बनाते हैं, ग्राफ थोड़ा सही से बनाते हैं जिससे टाइम एकदम साफ साफ दिखाई दे। देखिए ध्यान से, ये आपका पैराबोला, तो ये तो सीधे चला गया कि u < √2AD, कैच ही नहीं कर पाएगा कभी, पॉसिबल है, धीरे धीरे चलेगा, बस निकल गया, कभी छू ही नहीं पाएगा। ये ग्राफ कब होगा, ये एक बार जस्ट पकड़ पाएगा, अगर चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो बस निकल जाएगा। ये एक ही बार एक ही टाइम आएगा t, ठीक है, t3 मान लेते हैं या t, चलिए, जब u का वैल्यू किसके इक्वल टू होगा, √2AD के, मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 है, टाइम का केवल एक वैल्यू, पकड़ लिया, छू पाएगा, चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो छूट जाएगा। और यहाँ देखिए √2AD से ज़्यादा होगा तो, अगर टाइम u का वैल्यू √2AD से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 2 टाइम आएगा, एक बार t1 पे पकड़ेगा और दूसरी बार t2 को पकड़ेगा। ये कब है, u इज ग्रेटर देन √2AD। ठीक है, इसको चलिए हम लोग कुछ टाइम t' का देते हैं। तो ग्राफ समझ में आया, पैराबोलिक ग्राफ किसका, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, ये आपका बस वाले का है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है d + ½ पैराबोलिक, t² के प्रोपोर्शनल, और ये अलग अलग स्पीड से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। √2AD होगा तो ये ग्राफ होगा, √2AD से ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ, √AD से होगा तो कम, क्योंकि x इज प्रोपोर्शनल टू t, और ये जो है स्लोप बता रहा है ना, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, y = mx ना, ग्राफिकली आप समझ लीजिए।